हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एम ए इंडियन। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एलआरसी स्पेशल सर्वे आई मीन एएसओ क्लर्क और कानूनगो का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका स्कोर कार्ड कब आने वाला है और उसका काउंसलिंग कब होने वाला है, काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब मैं बताने वाला हूँ। और सैलरी कितना मिलेगा, इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा आपको, और उसमें से पीएफ कितना कटेगा, और एक साल बाद उसका सैलरी कितना हो जाएगा। तो मैं इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। अगर वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। खासकर जो न्यू कैंडिडेट है, जो न्यू इस चैनल पर आए हैं, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ और जितना भी वैकेंसी आता है और उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ और डॉक्यूमेंट के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपके पास जो सबसे पहले का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट, क्योंकि मैट्रिक का जो मार्कशीट है ना, उस पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वो काम करेगा। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ उस पे लिखा रहता है, इसलिए वो नेसेसरी होता है, मार्कशीट और उसके बाद सर्टिफिकेट। तो आपका जो, और इसमें देखिए संबंधित बोर्ड या समकक्ष द्वारा निर्गत, देखिए आप अगर आप किसी भी बोर्ड से किए हैं, कहीं से भी किए हैं, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म भरे थे तो एलिजिबल थे, तो उनका भी मार्कशीट अलाउ रहेगा। इसलिए अदर स्टेट वाले भी किसी भी बोर्ड से किए होंगे, सीबीएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड से किए होंगे, तो एलिजिबल है। तो आप एकदम ध्यान रख लीजिएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं एकदम बता रहा हूँ, तो इसकी वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे सबसे पहले के आपको क्या क्या लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये हो गया। ये तो सबके लिए नेसेसरी है, इसको कोई कास्ट से बिलोंग हो उससे कोई मतलब नहीं है, सॉरी कास्ट बोलना चाहिए, दूसरा कुछ बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए अब अभियंत्रण, अभियंत्रण मतलब इंजीनियरिंग, तो जो इंजीनियरिंग किया है ना, तो वो एएसओ के लिए एलिजिबल थे। तो एएसओ में इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो और जो क्लर्क का फॉर्म भरे थे वो बीए बीएससी बीकॉम और इंजीनियरिंग वाले भी उसमें एलिजिबल थे, इंजीनियरिंग का डिग्री उसमें भी लग जाएगा जो भी फॉर्म भरे होंगे। उसके बाद जो डिप्लोमा थे वो कानूनगो और अमीन पे सिर्फ फॉर्म भरे थे, तो कानूनगो पे जो भरे थे उनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो डिप्लोमा के साथ साथ आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो जिनका जो कानूनगो में फॉर्म फिलअप किए थे, तो उनका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप इसमें एलिजिबल होंगे, नहीं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपके पास 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो अमीन में फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उनके लिए सिर्फ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगेगा और प्रोविजनल लगेगा, सॉरी प्रोविजनल और मार्कशीट लगेगा। ठीक है, डिप्लोमा का। और जो एएसओ में भरे हैं तो उनका इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा। ठीक है, और जो मार्कशीट होगा ना, सब सेमेस्टर का आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि जो बीटेक किए हैं तो 1 से 8 सेमेस्टर तक, जो डिप्लोमा किए हैं 1 से 6 सेमेस्टर तक, जो लेटर एंट्री से भी डिप्लोमा किए हैं तो उनका लेटर एंट्री मतलब कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, तो उनका लगभग 3rd सेम से लेकर 6 सेम का रहना चाहिए। और इंजीनियरिंग वालों को 3rd सेम से लेकर 8 सेम तक आपका मार्कशीट होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट होता है तो वो तो लास्ट ईयर में मिलता है, आपको भी मालूम होगा। तो इस तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। उसके बाद अब मेन बात यह है, देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, जाति प्रमाण पत्र है। तो ये जाति प्रमाण पत्र एकदम नेसेसरी है, तो ये अदर स्टेट वाले के लिए जरूरी नहीं है। अदर स्टेट वाले को लिए तो ये है ही नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में जाएंगे तो उनको ये डॉक्यूमेंट नहीं रखना था। आप बात को ध्यान रखिएगा कि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कौन कैटेगरी में है कौन नहीं है। तो आप अगर जनरल कैटेगरी में है तो अभी तक मैं 2 डॉक्यूमेंट बताया हूँ। तो और तीसरा का जो है ना, ये जाति वालों के लिए है, जो जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी, उनके लिए है। और नॉन क्रीमी लेयर भी आता है इसमें, तो आप देख लीजिएगा। तो ये जो आपका जो ये जाति प्रमाण पत्र है ना, ये आपको वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, मतलब कि जो अभी वर्ष चल रहा है ना, इस वर्ष का होना चाहिए न, करेंट ईयर का मतलब कि होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर नहीं बनवाए हैं तो अभी से भी बनवा सकते हैं, अभी समय है। तो आप ऑनलाइन कर दीजिएगा। ऑनलाइन करने के बाद आपको 10-15 दिन के अंदर में ये आपके
जीमेल पे फिर आ जाता है बन के, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं आता तो तत्काल में भी जाकर बनवा सकते हैं। उसमें जाना पड़ता है ब्लॉक में, ऑनलाइन करने के बाद वहाँ से जाकर एक दिन में निकलवा सकते हैं, उसका भी प्रोसेस होता है। तो बोलिएगा तो मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए, अगर इस वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र बता दिया कि सिर्फ जाति वालों जो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार से और किसी कास्ट में बिलोंग करते हैं तो वो जाति प्रमाण पत्र अपना लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र, इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहा जाता है, जो कि आप जो लास्ट जिस कॉलेज में पढ़े होंगे ना, उस कॉलेज से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला। जैसे जो इंजीनियरिंग किए हैं तो इंजीनियरिंग में उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला, जो डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा। मान लीजिए कोई डिप्लोमा करके बीटेक कहीं पर एडमिशन ले लिया है तो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना जमा कर दिया होगा, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकिन कहीं से ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या तो अपने कॉलेज से बात कर लीजिए, चाहे जैसे भी हो, आपको अरेंज करना पड़ेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हो उसके प्रचार, मतलब कि उसके प्रचार के थ्रू उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मेट होता है, टू होम इट कंसर्न इट, इस तरह करके एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है। उसमें आपका नाम डिटेल, कौन सा वर्ष में पास आउट हुए हैं, आपका कैरेक्टर कैसा था, उसमें पूरा लिखा रहता है, उसमें प्रिंसिपल का साइन रहता है, ठीक है। तो उस तरह से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र जो है ना, ये सब कास्ट के लिए नेसेसरी है, अदर स्टेट वाले भी और बिहार से भी जो बिलोंग करते हैं, तो सब कास्ट के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। अब जो है ना, आय प्रमाण पत्र है, तो ये जो है ना आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग में मांगा जाएगा। ये मतलब कि सबके लिए नहीं है, जो अस्थायी निवासी है वो अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा, जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो अपना आय पत्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। अदर स्टेट वाले भी अगर उनके स्टेट का है तो वो साथ में ले सकते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप रख लीजिएगा साथ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर वालों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो जनरल से बिलोंग करते हैं और उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो अगर नहीं है तो वो बनवा सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस फॉर्म फिलअप किया है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है ना, वो करेंट ईयर का होना चाहिए। जैसे कि जो सेशन चल रहा है 23 से 24, इस सेशन का आपका होना चाहिए। अगर पहले का है तो उसका मान्यता नहीं रहेगा। और जो आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो बनवा सकते हैं, जैसे कि डीएम लेवल पे, एसडीएम और सीओ लेवल पे, तो 3 स्तर से बनाया जाता है। तो आप जिस स्तर पे बनाना चाहते हैं तो आप बनवा कर इसको रख लीजिएगा। अगर पहले से है तो कोई बातें नहीं है, लेकिन इसको आप एक फाइल बनाकर उसमें अभी से रख लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। और देख लीजिएगा, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको आप अच्छे से केयर करिएगा और उसको अच्छे से रखिएगा, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट अभी बना नहीं है, जैसे ये निवास, ये सब नहीं बना तो बनवा लीजिएगा। अब देखिए हाल का खींचा गया फोटो, मतलब कि करेंट का जो फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो वहाँ पे काउंसलिंग के समय लगेगा, और उस फोटो पे हस्ताक्षर फोटो रहना चाहिए, मतलब उस पर आपका साइन होना चाहिए। तो वहाँ पे जब काउंसलिंग के समय जाइएगा ना, तो वहाँ पे साइन करके अपने कहेगा सबके साइन करना है कि नहीं करना है, लेकिन दो फोटो रख लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो नेसेसरी है, ये सब कास्ट के लिए है, ठीक है। अब देखिए, बिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, जैसे कि आप कैसे आप साबित कीजिएगा कि मैं बिहार का हूँ। अदर स्टेट वाले भी कह सकते हैं कि मैं बिहार का हूँ, तो उसके लिए निवास बनता है, रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट। तो निवास आपके पास होना चाहिए। तो निवास जो होता है ना, सीओ लेवल से, इस समय तो आरओ लेवल का बन रहा है ब्लॉक में, तो आप ऑनलाइन करके बनवा सकते हैं। अगर नहीं है तो पहले से आप बनवा लीजिएगा, अगर पहले से है करेंट ईयर का तो ठीक है, नहीं तो आप नया अप्लाई करके बनवा लीजिए। इस तरह से देखिए, ये जो 9, 10, 11 जो कैटेगरी है ना, ये सिर्फ जो डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती हैं, तो उनके लिए ये सब है, ठीक है। तो आपका जो मेन है जो ना 8 तक है, ठीक है। उसके बाद से ये जो है अदर कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए है। जैसे डिसेबिलिटी कोटा है, स्वतंत्र सेनानियों के पोता पोती या नाती नतनी के प्रमाण पत्र है, तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो आप अगर इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ये भी आपको बनवाना पड़ेगा, अगर नहीं बनवाया तो, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो इसमें मिलेगा ना, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको बंदोबस्त विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, इसको एएसओ शॉर्ट कोर्ट में कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सीट था ना टोटल
आप देख सकते हैं यूआर में 145, एससी में 57, एसटी में 04, ईबीसी में 71, बीसी में 37, आरसीजी में 13, ईडब्ल्यूएस में 28। ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटल जो इसमें सैलरी मिलेगा ना 59,000 मिलेगा। ठीक है, टोटल मतलब कि इसमें सब ऐड करके, जो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मानदेय लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, जो देख सकते हैं ये जो मानदेय लिखा हुआ है ये 52,202 रुपया है और 50 पैसा है। तो ये जो है ये आपका इन हैंड सैलरी है। इसमें जो ईपीएफ ऐड करके ये ईपीएफ और ये 4,000 जो आपको 1 ईयर के लिए मिलेगा, तो ये ऐड करके टोटल 59,000 दिखाया है। ठीक है, लेकिन आपको आपका जो मिलेगा ना फर्स्ट ईयर में, तो इसमें से क्या कीजिए, 59,000 में से सिर्फ 2,797 माइनस कर दीजिए 59,000 में से, तो आपको 1 ईयर आपको उतना मिलेगा। जैसे कि अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ 57,000 में से मान लीजिए 3,000 में इसको ले रहा हूँ, 3,000 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा आपको, 3,000 माइनस कीजिएगा तो 56,000। तो आपको फर्स्ट ईयर में 1 ईयर मतलब कि 12 मंथ आपको 56,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपको ये जो 4,000 जो ये इंटरनेट का जो रुपये मिलेगा 4,000, इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा और डायरेक्ट आपका सैलरी हो जाएगा 52,202 रुपया और 50 पैसा। मतलब सेकेंड ईयर से अगर आपका क्या बोलता है, ये आपका वैकेंसी जो इंक्रीज होगा ना, मतलब कि इसका टेन्योर जब इंक्रीज होगा तो आपका सैलरी जो है ना डिक्रीज हो जाएगा। ये जो फर्स्ट ईयर में जो 4,000 मिलेगा ना, ये इंटरनेट का आपको सेकेंड ईयर से नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ 52,202 रुपये मिलेगा, याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, अब इस तरह से देखिए यहाँ पे कानूनगो का भी सेम है। जैसे ये 36,000 है ना, ये टोटल है, ये जो पीएफ को ऐड कर दिया है और 4,000 ऐड कर दिया है इसी में, तो ये टोटल 36,000 हो रहा है। लेकिन 36,000 में से 3,000 माइनस कर दीजिएगा तो आपको 33,000 मिलेगा फर्स्ट ईयर में, 12 मंथ के लिए 33,000 मिलेगा। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद से आपको 29,202 रुपया हो जाएगा सेकेंड ईयर से। आप सेकेंड ईयर से आप जितने साल आप काम करेंगे तो आपको 29,202 रुपये मिलेगा। उसके बाद फ्यूचर में अब क्या होगा क्या नहीं होगा, सैलरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो वो तो अभी आदमी बता नहीं सकता है, क्योंकि अब वहाँ पे सिलेक्शन होने का, ज्वाइनिंग होने के बाद ही आप 1 साल जॉब कीजिएगा तो मालूम चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो है 31,000 जो आपको मिलेगा टोटल, ये ऐड करके आपको उसी समय से बता रहा हूँ, जिसमें आपको ये ईपीएफ का ये ऐड किया गया है। ठीक है, और ये 4,000 ऐड किया गया है, तो टोटल आपको 31,000 हो रहा है। इसमें से 3,000 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 3,000 माइनस कीजिएगा तो लगभग आपको 28,000 होगा। ठीक है, 28,000 कुछ रुपया होगा। ठीक है, तो मैं 3,000 मतलब डिडक्ट कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको 28,000 मिलेगा फर्स्ट ईयर में, मतलब 12 मंथ तक। उसके बाद से आपका डायरेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, आपका जो मिलने लगेगा 24,202 रुपया और 50 पैसा। और ये जो ईपीएफ का रुपया है ना, जो आपके ईपीएफ अकाउंट है उसमें कट के ऐड होगा। ठीक है, तो आप फ्यूचर में उसको निकाल सकते हैं, आपको जरूरत पड़ेगा तो, लेकिन आपका जो सैलरी होगा यही होगा जो अभी मैं बताया हूँ। तो इस तरह से आपका सैलरी होने वाला। तो अब चलिए मैं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें जो वर्क है ना, जैसे आप इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, तो अमीन के बारे में बता रहा हूँ कि अमीन का जो वर्क है कि आप फील्ड में आपको जाना पड़ेगा। इसमें फील्ड वर्क भी है और ऑफिस वर्क भी है। तो फील्ड में आपको जाना पड़ेगा और रैयतों से मिलना पड़ेगा, रैयतों को जो डॉक्यूमेंट है उसको इकट्ठा करके लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसमें लगभग अमीन को 6 प्रपत्र है, 6 प्रपत्र को पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कैसे वर्क कीजिएगा। इसमें मतलब कि समय नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, बहुत सारा वर्क इसमें है, आपको मतलब कि करते ही में टाइम निकल जाएगा, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाइएगा। तो अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप इस जॉब को चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अनदर जॉब को चूज कीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए और इस जॉब को स्किप कीजिए, मैं यही कहूँगा। ठीक है, और चलिए मैं बताता हूँ कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है, स्कोर कार्ड कब आने वाला है। तो इसका जो स्कोर कार्ड है ना, कि मैं पिछले वीडियो में एक बनाया था वीडियो, तो उसमें आपको डिटेल में बताया था कि इसका स्कोर कार्ड कब आने वाला है। तो इसका जो स्कोर कार्ड आने वाला है ना, तो नेक्स्ट मंथ में आएगा। जैसे कि ये अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर में आएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, नवंबर में 12, 11, 10 के आसपास इसका रिजल्ट आएगा 100%।
आप देख लीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर आपको अभी से बता रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट इस दिन आएगा, लेकिन मैं उस तरह का वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं इससे भी पहले वीडियो बनाया था, उससे भी पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर बताए थे कि डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया है कि नवंबर तक ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो यूट्यूबर भी उसको दिखा रहे थे यूट्यूब पे कि नवंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगा, रिजल्ट अक्टूबर में आ जाएगा, 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं भी उस समय वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो के लिस्ट में, उसमें वीडियो होगा। तो उसमें मैं बताया था कि नवंबर में किसी तरह भी ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इतना लेट लटी बोर्ड है ना, ये रिजल्ट इतना लेट देता है कि इसका कुछ समझ में नहीं आता है कि इतना रिजल्ट लेट क्यों देता है, समझे। तो इसलिए कि रिजल्ट में लेट होगा। अभी तो इधर छठ पूजा और अभी तो मतलब इधर दशहरा है, तो दशहरा के बाद खुलेगा। फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा वर्क बाकी है उसमें, मेरे मैंने पता किया था, ठीक है। तो उसमें वर्क अभी बाकी है, क्योंकि एक मेरे जानने वाला है उसमें वर्क करते हैं, ठीक है। तो वही बता रहे थे कि अभी उसमें हाफ वर्क बाकी है अभी, तो वो अभी करना है। तो तो अभी दशहरा के बाद जब खुलेगा वर्क होगा उसमें, तो फिर वो 4-5 दिन बाद उसमें वर्क होगा। उसके बाद फिर डिटेल अपलोड किया जाएगा। तो लगभग 11 या 10 या 11 तक आपका रिजल्ट आने का ये संभावना है, ठीक है। दशहरा के बाद 10 या 11 के अप्रोक्स खुलने के बाद तो फिर आपको काम चलेगा ना उसमें, तो लगभग 10 या 11 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आने के बाद आपका जो है ना एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें काउंसलिंग डेट दिया रहेगा, तो उसी के हिसाब से काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो काउंसलिंग में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसमें जो है ना काउंसलिंग में लगभग 1 मंथ लगेगा, 100% 1 मंथ लगेगा। तो नवंबर में रिजल्ट आता है तो दिसंबर तक इसका काउंसलिंग चलेगा, ठीक है। दिसंबर का पूरा दिसंबर काउंसलिंग चलेगा। तो काउंसलिंग के बाद फिर इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद तब ज्वाइनिंग होगा। तो इसका ज्वाइनिंग लगभग जनवरी फरवरी में होगा 100%, ठीक है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए और घबराइए नहीं। रिजल्ट को लेकर बहुत सारे लड़के परेशान हैं, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा ही, लेट आया चाहे जिस तरह है। तो बहुत सारे लोग जो है ना घबरा गए हैं कि सीट बिक रहा होगा, लग रहा है कि सीट बेच रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बिक गया, अब इसके बाद बिकने वाला थोड़ी है। तो जो है, अब देखिए रिजल्ट तैयार हो रहा है, तब तक के लिए आप इंतजार करिए। चलिए मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।